हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो आप सभी लोग को पता है कि सीरीज चल रहा है लगातार। और पिछले सेशन में भी, सेशन 13 में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किया था, और आज के सेशन में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे, खासकर इंटरप्ट और बाकी आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चंस आएँगे, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, क्या इस सेक्शन में आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस जो है वो ऑब्वियसली मॉडरेट लेवल का है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे ड्यूरिंग टीआरई 1-2। तो चलिए इस क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है, और खुद को इवैल्यूएट करिए ऑनेस्टली कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तब पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कितना तैयार करने की ज़रूरत है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पीडीएफ आप सभी लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। सेशन 13 का पीडीएफ भी आपको आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इस सेशन के बाद में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार सेशंस आ रहे हैं। एक कल मिस हुआ था ड्यू टू कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसको फुलफ़िल करना था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, द टू स्टेप्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज अ डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टू स्टेप्स के बारे में। टू स्टेप्स ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स टू यूज अ डिस्क टू होल्ड इट्स फाइल्स आर। किसी भी डिस्क में, स्टोरेज में फाइल को स्टोर करने के लिए दो स्टेप को फॉलो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टास्क क्या है? स्टोरेज मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट। याद रखेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द device management, memory management, processor management. All these are the functions of the operating system. Operating system use a disk to hold its files are partitioning and logical formatting. ये दो स्टेप फॉलो करता है, पार्टीशनिंग एंड लॉजिकल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन जो नेटवर्क के लिए डेवलप किया जाता है, नेटवर्क के लिए बना है, वो किस पे रन करता है? उस सर्वर पे रन करता है। क्योंकि क्लाइंट मशीन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, आपको पता है वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे होम या पर्सनल सिस्टम के लिए बना होता है, बट सर्वर के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कई बार आपके सामने आएगा। आईपीसी। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन allows processes to communicate and synchronize their actions when using the same address space. Allow process to communicate and synchronize their actions. Allow the process to only synchronize their actions without communication, none. देखिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। मीन्स प्रोसेसेस कैन शेयर डेटा विथ ईच अदर। और यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है allow process to communicate and synchronize their actions when using the same address space। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि सेम एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पर हम आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन बी करेंगे, अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस। बस इतना ही। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ द प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड synchronize their actions. Inter-process communication (IPC) mechanism is used by cooperating processes to exchange data and information. जब दो प्रोसेस P1 और P2, समझिए, दो प्रोसेस P1 और P2 both are able to send data and information, एक दूसरे को
डेटा और इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। मीन्स P1 कैन सेंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू P2 एज वेल एज P2 कैन सेंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू P1। इफ टू प्रोसेस आर कम्युनिकेटिंग, इसको कहा जाता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ध्यान रखिए, if two process are able to send data and information, these two process are known as cooperating processes. तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। हियर कोऑपरेटिंग प्रोसेस कौन कौन सा हुआ? P1 और P2 टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, इसमें दो चीज होता है। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ आईपीसी। आईपीसी के दो मॉडल है। एक होता है शेयर्ड मेमोरी, एक होता है मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग मीन्स एक में मेमोरी शेयर करके और एक में डायरेक्ट डेटा को पास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस टू। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग भी बताइए क्या होगा। देखिए, मैसेज हमेशा कंप्यूटर सिस्टम में बात की जाए कंप्यूटर साइंस में तो मैसेज का मतलब होता है डेटा, पैकेट के कॉन्टेक्स्ट में हम मैसेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय resorting to share data, name the recipient or sender of the message. Communicate with each other without sharing the same address space. मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट टू ईच अदर विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। ऑप्शन 1 ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, if one or more devices use a common set of wires to communicate with the computer system, the connection is called। यहाँ पर आपको मैं बता भी चुका हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं when one or more devices use a common set of wires to communicate with the computer system, the connection is called। इस कनेक्शन को कहा जाता है बस। बस means nothing but common wire through which all the components आर कनेक्टेड ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू वो है कॉमन वायर, दैट इज कॉल्ड बस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, शॉर्ट में लिखा जाता है पीसीबी, डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, सबसे पहली बात, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है विच विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। तो यहाँ पर डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? कोड, स्टैक, बूटस्ट्रैप, प्रोग्राम, डेटा। यहाँ पर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है डिफरेंट है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू मेन मेमोरी व्हेन द सिस्टम इज बूटिंग। जब भी कोई सिस्टम बूट होता है, स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग स्टार्टअप जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, स्टोर होता है मेमोरी में, वो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो पीसीबी से रिलेटेड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस सच एज प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट आप जानते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू, रजिस्टर, ईटीसी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। याद रखेंगे, पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको पीसीबी कहा जाता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम विच रन्स इनिशियली व्हेन द सिस्टम और कंप्यूटर इज बूटेड और रीबूटेड। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है उस प्रोग्राम को कहा जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा पहले से। बताइए कितने लोग हैं, ऑनेस्टली मुझे बताइएगा कमेंट करके कि नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? यहाँ पर जस्ट पूछा गया कि पीसीबी है क्या। प्रोसेस टाइप वेरिएबल है कि डेटा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन है, ब्लॉक इन मेमोरी है? तो डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जो ऑर्गेनाइज्ड वे से
प्रोसेस से रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है और ये यूज़ कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग तो आप जानते हैं, बट यहाँ पर पूछा गया डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, बी है नंबर ऑफ प्रोसेस इन रेडी क्यू, सी है द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द इनपुट आउटपुट क्यू, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द मेमोरी। देखिए, जब मेमोरी की बात हो तो अगर प्रोसेसर डायरेक्टली किसी मेमोरी को एक्सेस करता है उसको हम कहते हैं रैम, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में जितने भी प्रोसेस लोड होते हैं इसका मतलब ऑल द प्रोसेस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑल द प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर टू एलोकेट। तो यहाँ पर मेन मेमोरी में जितनी भी प्रोसेस की संख्या होगा उसको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी है राइट आंसर। ठीक है, जब इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा तो क्लियर होगा। अभी भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट multiple programs are stored in the memory, or how many programs are loaded into memory for execution, that is known as degree of multi-programming. Question number 8 का option D. Multi-programming means the number of processes are in the ready state. ready state आप जानते हैं कि जो मेन मेमोरी में लोड हो जाए वो ready state में है। To increase utilization of CPU, multi-programming is one of the most important ability of the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज इसलिए करता है कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हो, दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू में ऑलरेडी हो, रेडी स्टेट में, सो दैट वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें प्रोसेसर फ्री नहीं बैठेगा, आइडल नहीं बैठेगा। जनरली a single process cannot use CPU or input output at all time. Whenever CPU or input output is available, another process can use it. By doing this, CPU utilization is increased. That's why multi-programming concepts are used by the operating system. Question number 9 क्या है? The hardware mechanism that allow a device to notify the CPU is called. Hardware mechanism that allows a device to notify the CPU is called पोलिंग इंटरप्ट ड्राइवर कंट्रोलिंग। क्या होगा आंसर? इंटरप्ट कहा जाता है इसे, इंटरप्ट। इंटरप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड ही आगे आने वाले जो 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द सीपीयू हार्डवेयर हैज अ वायर कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स दैट द सीपीयू सेंसेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू हार्डवेयर हैज अ वायर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ऑप्शन है, इंटरप्ट बस है, इंटरप्ट रिसीव लाइन है, इंटरप्ट सेंस लाइन है। क्या है आंसर? सभी लोग बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन। इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन ये एक वायर है। द सीपीयू हार्डवेयर हैज अ वायर कॉल्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन दैट द सीपीयू सेंसेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एवरी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इन जनरल द टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स आर मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। एक याद रखिए, कल मतलब इससे पहले जो सेशन हमने किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, उसमें आप लोग पढ़े थे मास्केबल, नॉन मास्केबल। मास्केबल मीन्स दैट कैन बी स्टॉप्ड एंड दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मतलब दैट कैन बी इग्नोर्ड, जो इग्नोर किया जा सकता हो। जैसे मान लीजिए कोई इंटरप्ट है। इंटरप्ट मतलब क्या? रिक्वेस्ट फॉर समथिंग टू प्रोसेस। उसका एक रिक्वेस्ट है जो प्रोसेसर के पास आता है, जिसको कहते हैं हम इंटरप्ट। तो मास्केबल का मतलब हुआ कि दैट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब जो प्रोसेस रन हो रहा है वही रन होगा और जैसे कंप्लीट होगा तब उसको रन किया जाएगा। नॉन मास्केबल मतलब दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसका मतलब है व्हेन अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट अकर्स, प्रोसेसर हैव टू लीव द प्रोसेस करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो आया है उसको पहले क्या करना है? हैंडल करना है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? क्वेश्चन नंबर 12 है द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूलिंग डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर इज नोन एज।
यहाँ पर बस ये पूछा गया है द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द शेड्यूलिंग डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर। एक को स्टॉप करके दूसरे को स्टार्ट करना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिस्पैच लेटेंसी। इसके गैप को कहा जाता है डिस्पैच लेटेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ मैलिशियस अटैक? थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, वाइपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द। मैलिशियस अटैक का मतलब क्या है? जो वायरस होता है, मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अटैक, ठीक है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन चोरी भी हो सकता है जिसे फिशिंग कहते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा हो जाता है अल्ट्रेशन ऑफ डेटा, वाइपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन डिलीट करना। ऑल ऑफ द एबव इसके अंडर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस टर्मिनेट्स। सबसे पहले समझना है कि ये प्रोसेस क्या है। प्रोसेस एक प्रोग्राम है विच इज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स मतलब क्या? थ्रेड्स का मतलब हो गया कि एक कह सकते हैं कि प्रोसेसेस का छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस टर्मिनेट्स, अगर प्रोसेस टर्मिनेट होता है इसका मतलब ऑल द थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर आने वाले सारे थ्रेड्स क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको आंसर करना है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो एक बार देखिए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं। बना पा रहे हैं तो ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपका सिलेबस का कोर है, हार्ट है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये सारे क्वेश्चंस मॉडरेट ही हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर टॉपिक्स आपने पढ़ा हुआ है तो। और नहीं पढ़ा है तो टॉपिक्स तो मतलब आपने अपने अ, उसके अंदर एमसीए या बीटेक के अंदर तो पढ़ा ही होगा, बट नहीं पढ़ा, नहीं याद है, तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बारे में पढ़ते जाइए, वन बाय वन फ़ैमिलियर बनिएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर करिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ all threads of a process share the same address space, all threads of a process share the same global variable, all threads of a process can share the same files, all of the above। thread synchronization is required because यहाँ पर देखिए जितना भी चीज दिया हुआ है, threads of a process share the same address space, all threads of a process share the same global variable, all threads of process can share the same files, all of the above are true। option D is right। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है CHAP। एक प्रोटोकॉल होता है PAP, आपने सुना होगा। PAP होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है किसी भी यूजर के आइडेंटिटी को ऑथोराइज, मतलब उसके आइडेंटिटी को देखने के लिए, चेक करने के लिए, फॉर द सिक्योरिटी रीजन। और CHAP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैलेंज हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सर्किट हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सर्किट हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये है एक तरीके से मोर सिक्योर वे टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर या इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑन द सिस्टम। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है जो आइडेंटिटी को क्या करना, चेक करना, ऑथेंटिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। दोनों को जोड़ के याद रखिए, पैप, PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है WTLS स्टैंड्स फॉर। WTLS स्टैंड्स फॉर, बताइए। देख कभी कभी ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे शॉर्ट टर्म, जो एब्रिविएटेड फॉर्म, जो पता ही नहीं चलेगा क्या दिया हुआ है। धीरे धीरे हर सेशन में दो तीन चार ऐसे सीखते जाएंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। बेसिक तो सबको पता होता है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के अंदर से कहीं कहीं से ये सब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताएंगे। WTLS का फुल फॉर्म होता है वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, WTLS is wireless transport layer security।
It provides security between the mobile device and the WAP gateway to the internet. WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तभी जब WAP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में WAP और आपके इंटरनेट के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो है WTLS, वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को यूज़ किया जाता है। ये अब याद रहेगा आपको, मोबाइल से जुड़ा हुआ है तो याद ही रहेगा। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बिटवीन द मोबाइल डिवाइस एंड द WAP गेटवे टू द इंटरनेट। WAP तो गेटवे होता ही इंटरनेट के लिए, मीन्स आपका मोबाइल इंटरनेट से तब कनेक्ट होगा जब वहां पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। मैं पहले बताया हूँ, याद होना चाहिए। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया डिफरेंट पार्ट से। फिर यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज मोर स्पीड इन एक्सेसिंग डेटा? देखिए दरअसल अगर यहाँ ऑप्शन में कैश मेमोरी होता तो कैश मेमोरी आंसर होता, बट हमें ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एस रैम, डी रैम, ई रोम, ई प्रोम। यहाँ देखिए ई प्रोम और ई प्रोम का मतलब है यहाँ परमानेंटली डेटा जो स्टोर्ड रहता है वो ही है। यहाँ पर बार बार एक्सेस करने की बात हो रही है, इसका मतलब रैम है। रैम में स्टैटिक और डायनेमिक है, तो यहाँ पर मोर स्पीड अगर पूछा जाए तो स्टैटिक रैम होगा। देखिए यहाँ पे स्टैटिक रैम हैव मोर स्पीड देन डायनेमिक रैम बिकॉज इट हैज 4 to 6 ट्रांजिस्टर्स arranged as flip-flop logic gates. That is, it can be flipped from one binary state to the another, but DRAM has a small capacitor as its storage element. स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है और डायनामिक रैम में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक रैम हैज मोर स्पीड देन डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स, control unit control all other devices by using the control signal। यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक कंट्रोल सिग्नल, देयर आर टू, माइक्रो प्रोग्राम्ड एंड हार्डवायर्ड। माइक्रो प्रोग्राम एंड हार्डवायर्ड आर द टाइप ऑफ जेनेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। VLIW, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पिछले सेशन में, एक बार रिवीजन के लिए यहाँ लगा दिया। VLIW का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है, आर्किटेक्चर है। द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द VLIW इज, VLIW के फीचर के बारे में आपसे पूछा गया है, बताइए। ILP, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, नन ऑफ द अबव। VLIW का इंपॉर्टेंट फीचर होता है ILP। ILP क्या है? इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, the parallel execution of the operations in VLIW is done according to the schedule determined by, the parallel execution of operations in VLIW is done according to the schedule determined by task scheduler, interpreter, compiler, encoder। देखिए VLIW में क्या यूज होता है? VLIW यूज करता है कंपाइलर। VLIW क्या यूज करता है? कंपाइलर। The parallel execution of operations in VLIW is done according to the schedule determined by the compiler। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? The VLIW processors are much simpler as they do not require of। यहाँ एक बात समझना है, पूछा क्या है? VLIW processors are much simpler as they do not require of computational register, complex logic circuits, SSD slot, scheduling hardwares। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शेड्यूलिंग हार्डवेयर। अब मैं बता दूं क्यों। VLIW जो है कंपाइलर यूज करता है शेड्यूल करने के लिए, तो शेड्यूलिंग हार्डवेयर का जरूरत ही नहीं है। तो VLIW प्रोसेसर्स आर मच सिंपलर एज दे डू नॉट रिक्वायर ऑफ
शेड्यूलिंग हार्डवेयर, सो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द VLIW आर्किटेक्चर फॉलोज अप्रोच टू अचीव पैरेललिज्म। VLIW आर्किटेक्चर फॉलोज अप्रोच टू अचीव पैरेललिज्म। MIST, SISD, SIMD, MIMD। देखिए यहाँ पर होता है MIMD, क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। MIMD जो है वो आपका सही जवाब है, MIMD, ऑप्शन डी। MIMD स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। आप लोग कम्युनिटी के क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं, या फिर अगर देखते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देखते रहता हूँ कि कितने लोग उसका आंसर करते हैं। कम्युनिटी पे मैं पर्सनली मैं खुद से ही क्वेश्चन को अच्छे-अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके डालता हूँ। तो उसको लाइटली मत लीजिए, उसको लीजिए कि मैं कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उस पे डालता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि आप कम पढ़ें और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ एग्ज़ाम में, तो इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं डालता हूँ और उसका कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं डालना शुरू कर दिया हूँ। तो उस क्वेश्चंस को करिए, वहाँ पर मैं ऐसे-ऐसे फुल फॉर्म्स ऐसे-ऐसे चीज़ों को मैं डाल रहा हूँ। वहाँ से भी तैयारी कहीं से हो करनी चाहिए। बस आपको अपना नॉलेज और अपना जो है फ़ैमिलियर बनना है क्वेश्चन से, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर एक टॉपिक पे समय दीजिएगा तब भी फ़ायदा नहीं है, और सब चीज़ पढ़ना है, टोटल चीज़ पढ़ना है। नेक्स्ट है, the signal sent to the device from the processor to the device after receiving an interrupt is. The signal sent to the device from the processor to the device after receiving an interrupt is. ठीक है, आंसर बताइए। इंटरप्ट, एक्नॉलेज सिग्नल, रिटर्न सिग्नल, सर्विस सिग्नल, पैरेलल परमिशन सिग्नल। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर। प्रोसेसर डिवाइस को सिग्नल सेंड करता है, प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग। जैसे ही कोई इंटरप्ट रिसीव करता है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को क्या कहा जाता है बताइए? उसको कहा जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम बिटवीन द रिसीवल ऑफ एन इंटरप्ट एंड इट्स सर्विसेज। मीन्स ऐसा समझ सकते हैं आप, द टाइम इंटरवल बिटवीन द अकरेंस ऑफ द इंटरप्ट एंड इट्स सर्विस। इंटरप्ट अकर होता है या रिसीवल ऑफ द इंटरप्ट, और वो इंटरप्ट सर्विस्ड होता है, इसके बीच के गैप को क्या कहा जाता है बताइए? इसको कहा जाता है इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत सारे इंटरप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने पढ़ा। हाउ कैन द प्रोसेसर इग्नोर अदर इंटरप्ट्स व्हेन इट इज सर्विसिंग वन। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर प्रोसेसर अदर इंटरप्ट्स को इग्नोर कर रहा है, अदर इंटरप्ट्स व्हेन इट इज सर्विसिंग वन, इसका मतलब है वो इंटरप्ट कौन सा है? मास्केबल है। मास्केबल है तभी तो इग्नोर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बाय टर्निंग ऑफ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, बाय डिसेबलिंग द डिवाइसेस फ्रॉम सेंडिंग द इंटरप्ट्स, बाय यूजिंग एज ट्रिगर्ड रिक्वेस्ट लाइंस, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोसेसर इग्नोर करता है इंटरप्ट्स को जब वह एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, या तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन को टर्न ऑफ करेगा, या बाय डिसेबलिंग द डिवाइसेस फ्रॉम सेंडिंग द इंटरप्ट्स, या बाय यूजिंग एज ट्रिगर्ड रिक्वेस्ट लाइंस, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आज के सेशन में हमने 27 क्वेश्चंस किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप लोग अपने आप को इवेलुएट कर पाए होंगे, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर 27 में से अगर आपका 25 सही है, 24-25 सही है तो अच्छी बात है। अगर गलत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ भी आपको काम करना है, हतोत्साहित नहीं होना है, पढ़ना है, समय है, पढ़िए। और स्टेट के एग्ज़ाम्स में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। तो स्टेट तो डिफ़रेंस मतलब मेरिट में आने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इसमें निर्धारित है। वहाँ पर एक मिनिमम क्वालीफाइंग पास करके बस स्टेट हम क्वालिफ़ाइड
हो जाते हैं, बट यहाँ पर हमें मेरिट में आना है, तो क्योंकि वो सारे एस्टेट जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, उनके बीच में ये लड़ाई होती है। तो इसलिए थोड़ा-सा आप सीरियस रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, 4-5 घंटा समय ज़रूर दीजिए अपने प्रिपरेशन पर। स्टडी मटेरियल बहुत सारा बताया, उसको फ़ॉलो करिए, रीड करिए, पढ़िए और सेशन को रेगुलरली वॉच करिए, क्योंकि सेशन में हम उतना ही समय आपका लेंगे, जो समय आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। क्योंकि उतना ही जो है चीज़ें कराया जाएगा, जो कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इसीलिए मैं इसको बनाता भी हूँ। और आगे और भी चीज़ें भी ऐड ऑन होंगी, बस धीरे-धीरे जो है सब चीज़ मैनेज हो रहा है। और थोड़ा-सा आजकल सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, जैसा एक्सपेक्टेशन था मेरा। तो एक बार आप लोग शेयर करिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स वगैरह में, सो दैट कि वो सब लोग भी जुड़ पाएँ, जो हमसे पहले जुड़े हुए थे। और वैसे तो जुड़ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा-सा एफर्ट लगाइएगा, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा ज़्यादा एक्साइटमेंट से काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट भी करूँगा अपने सेशंस के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाय-बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए अच्छे से और सेशन आते रहेगा रेगुलर। बाय चांस किसी दिन ना आए तो आप समझिए कि ऑलरेडी जो है वर्क में जो होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा रहता है कि वहाँ भी कोई ऐसी ज़िम्मेवारी आ जाए तो उसको भी निर्वहन करना होता है, इसलिए वो अपना एक है। और ये है कि जो मेरा टाइम है उसमें मैं आपको देता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें, तैयार करें और इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट लें। चलिए, इसको शेयर करिएगा ज़रूर आप लोग सभी लोग और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को।